बायोटेक एंजाइमा ऑन द बायो E3 प्रपोजल एंड बियॉन्ड। काफी अच्छा टॉपिक था ये, पढ़ा इसके बारे में आपने? हमें विकसित भारत के कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ना है। चलो, अभी रिसेंटली कैबिनेट ने एक प्रपोजल क्लियर करा, बायो E3, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये बोला गया है कि अगर बाकी आईटी सेक्टर्स के साथ कंपेयर करें, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो मिशंस लाए जा रहे हैं उसके साथ कंपेयर करें, तो बजट एलोकेशन इन केस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही कम है। ना तो इन्होंने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करी, तो बहुत पीछे रह गया, जितना इसका स्पीड अप होना चाहिए था बहुत पीछे रह चुका है। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे अभी हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो ज़्यादातर केमिकल्स के ऊपर बेस्ड है, और केमिकल का आपको पता है जैसे ही वो एफिलेंट्स निकाले जाते हैं बाहर, डायरेक्टली रिवर्स में डाल दिए जाते हैं, और हमारा फोकस आ जाता है दोबारा से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर, एजेंडा 30। वहाँ पे हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात कर रहे हैं, और ज़ीरो हंगर की बात कर रहे हैं, नो पॉवर्टी की बात कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि अगर ऐसे पॉल्यूशन इंक्रीज करता रहा तो पहले पॉल्यूशन को टैकल करेंगे कि उन जो हमारे टारगेट्स हैं उनको फुलफिल करेंगे। तो इसी वजह से बायोटेक्नोलॉजी में बोला गया कि जो बायोटेक्नोलॉजी होती है ये बायो बेस्ड होती है। बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करी जाती है। कोई है तो नहीं बायोटेक्नोलॉजी से? अच्छा, याद है वो DMH11 वाला एग्जाम्पल, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड? दो वैरायटीज ली थी ना उसमें मस्टर्ड की, नहीं है याद? सुनो, दो ऐसे ली थी ना, दो वैरायटीज ली थी, और फिर जो प्रोडक्ट निकल के आई थी उसको बोल दिया था धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। फिर इसके ऊपर वर्डिक्ट भी आया सुप्रीम कोर्ट का 1-1 का, जिसमें एक ने बोला कि ठीक है आप यूज कर लो, एक ने बोला मत यूज करो। उसने कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए कि क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। आया कुछ कुछ याद? तो ये दो क्यों मिक्स करे थे? ताकि एक अच्छी क्वालिटी का हमें प्रोडक्ट मिल सके। ठीक है, DMH11, ये सरसों की बात करी थी हमने, याद है कुछ? तो वो सारा प्रोसीजर किया किसके थ्रू? बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया, तकनीकी के साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इकट्ठी चलती हैं। पहले तो बायोटेक्नोलॉजी के बड़े सारे यूजेस हैं। सबसे रिसेंट एग्जाम्पल जो सभी ने सुना होगा, रिसेंट तो नहीं रहा, वो है 2020 का। भारत बायोटेक ने क्या बनाई थी? एक वैक्सीन बनाई थी, नाम था कोवावैक। ठीक है, भारत बायोटेक। तो वो वैक्सीन जो बनाई वो किसके प्रोसीजर से बनाई? बायोटेक्नोलॉजी। तो वो एक एप्लीकेशन आ गई, मतलब अगर आपको वैक्सीन बनानी है तो कौन बनाएंगे? बायोटेक वाले। एंड मेडिसिन के ऊपर फोकस करना होगा, फार्मेसी भी आ जाएगी, बायोटेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कोई डिजीज है, अभी रिसेंटली आपने कौन सी डिजीज पढ़ी थी? एमपॉक्स। अभी एक और आ गया, पार्वो वायरस। यहाँ पे लिखे हैं सारे, 1 सेकेंड, यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। कोविड-19 का हमने देख लिया, भारत बायोटेक कोवावैक बनाई, बहुत कम टाइम स्पैन के अंदर बनाई थी। तो इससे एक चीज़ तो हमें ये पता चलती है कि टैलेंट तो है, पोटेंशियल तो है इंडिया के पास कि हम अपने वैक्सीन को, प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा, एक केस आता है रिसेंटली, एमपॉक्स, मंकी पॉक्स वायरस जिसको बोला था। कहाँ से शुरू हुआ था? तो अफ्रीकन कंट्री से शुरू हुआ था। कंट्री का नाम था DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो। 1970s से ये शुरू हो गया था। तो दिल्ली के अंदर 4 हॉस्पिटल थे जहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो ओवरऑल वर्ल्ड के ऊपर इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी कि ये फैल गया है, थोड़ा चेक रखो। US और UK के पास वैक्सीन है, पर अफ्रीकन कंट्री जहां से सोर्स है इस वायरस का, उनके पास कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। और जब इंडिया में ये वायरस के केसेस का डर लगा, तो दिल्ली के जो हॉस्पिटल थे वहां पे इमरजेंसी लगा दी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बाहर से लोग आएंगे जाएंगे, तो आप चेक रखो, थोड़ा सा स्क्रीनिंग फास्ट रखनी है। पर क्या इंडिया के पास वैक्सीन थी? तो नहीं थी। तो यहाँ पे पता चलता है जब तक सिर पे ना पड़े तब तक हम अपने पोटेंशियल को दिखाते ही नहीं है। तो उस पोटेंशियल को दिखाने का टाइम आ चुका है। वही सारी चीजें लिखेंगे कि GDP में भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिल रही बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से, एंड सेकंड, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी ये जनरेट नहीं कर रहा इफ कंपेयर टू द IT सेक्टर। अब IT सेक्टर आपका आता है टर्शरी सेक्टर में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, राइट? प्राइमरी आ गया आपका रॉ मटेरियल पूरा जो हमें नेचर से मिल जाती हैं चीजें, सेकेंडरी आ गया उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एंड थर्ड आ जाएगा आपका सर्विस वाला जिसमें IT सेक्टर है। अब बोलते हैं कि IT सेक्टर एकदम से लाए थे हम इंडिया के अंदर, LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड
ग्लोबलाइजेशन। तो बोला गया कि आईटी सेक्टर ने, अगर सिर्फ आईटी सेक्टर का देखें तो 8% जीडीपी कंट्रीब्यूशन है, अगर सिर्फ आईटी का देखें। और अगर ओवरऑल जितने भी सर्विसेज वाले सेक्टर हैं उन सभी का कंट्रीब्यूशन देखोगे जीडीपी के अंदर तो अराउंड 42% तक जा चुका है। ठीक है, पर बायोटेक की जब बात आती है, इस बार तो एलोकेशन ज़्यादा करी है, ज़्यादा बजट इनको दिया गया है, अराउंड 64% का इंक्रीमेंट कर दिया गया है, जिसमें से 41% की शेयरिंग करी जाएगी दो डिपार्टमेंट्स के बीच में। एक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, दूसरा साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। तो R&D पे फोकस करो। पर पहले वो 12,000 करोड़ कुछ था, अब 16,000 करोड़ कुछ हो गया। ठीक है, सो ये बोला गया है कि इसको बेटर एलोकेट करो और फिर अच्छे प्रोडक्ट्स बना के जीडीपी पे फोकस करो और एम्प्लॉयमेंट पे भी फोकस करो। अब कमिंग बैक टू द वैक्सीन, अगर एमपॉक्स की हम वैक्सीन बना लेते हैं तो उसकी हमें क्या एडवांटेज मिलेगी? एक तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे सकते हैं अफ्रीकन कंट्रीज को, क्योंकि इनकी इकोनॉमी कम ही रहती है इफ कंपेयर टू अदर कंट्रीज जितनी भी डेवलपिंग है। और दूसरा बोला गया है कि हम सेल भी तो कर सकते हैं, बेच भी तो सकते हैं, तो इकोनॉमी बूस्ट होएगी अपनी। और अगर इकोनॉमी इससे बूस्ट होना शुरू हो जाती है तो और ज़्यादा प्राइवेट स्टार्टअप शुरू हो जाएंगे। पीपी पे हम फोकस कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप्स। तो वो चीज़ यहाँ पे आप सारा मेंशन कर सकते हो। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी आप दे पाओगे एंड सेकेंड चीज़ आप अपनी इकोनॉमी पे भी फोकस कर पाओगे क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद यस, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा रिक्रूट्स करने पड़ेंगे। देन इंडियन फार्मेसी की बात करते हैं। अभी जिस दिन इंडिया यूक्रेन रिलेशन पड़े थे तो देखा हमने 8 मिलियन टन्स की सिर्फ मेडिकल एड गई है। उसके बाद भीषम क्यूब्स आपने पढ़े कि उसका भी हमने वहाँ पे डोनेशन करा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की फॉर्म में। तो उसी तरह से बोला गया कि इंडिया की जो फार्मेसी है वो एक्सपोर्ट तो खूब सारा कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग हब है इंडिया का फार्मेसी के सेक्टर में, बहुत सारी दवाइयाँ हम बनाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव वे में ड्रग्स को लिया जा रहा है। पर बोला गया जो एपीआई है यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई, इसको हम अपनी फेवरेट कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। कहाँ से? चाइना। चाइना से लेके आते हैं एपीआई, तब जाके हम इसको बना पाते हैं जो हमारी मेडिसिन होती हैं, ड्रग्स होती हैं। तो इंपोर्ट कहाँ से हो रहा है? चाइना से। तो अब बोला गया है कि इस डिपेंडेंसी को भी तो रिड्यूस करना है साथ के साथ। ठीक है, एपीआई में जितना इंपोर्ट पे पैसा लग रहा है उसको भी रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे इसी वजह से बोला गया है कि बायोटेक को थोड़ा सा बूस्ट लेने की ज़रूरत है ताकि एपीआई के ऊपर भी फोकस किया जाए। एक बार हमने टॉपिक पढ़ा था कोल गैसिफिकेशन, याद है थोड़ी थोड़ी, जिसमें सिन गैस निकल के आई थी। नए वाले स्टूडेंट्स को नहीं होगा पता, पुराने आज हैं नहीं ज़्यादा, चलो जो भी है। कोल गैसिफिकेशन पढ़ा था जिसकी हेल्प से हम सिन गैस प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। तो जैसे कार्बन एमिशन आपके कोल से निकल के आता है ना, उससे बहुत कम निकलता है सिन गैस से, पर उसके साथ एक साइड प्रोडक्ट निकलता है जो कि है आपका एपीआई, मल्टीपल कंपाउंड निकलते हैं। पर कोल गैसिफिकेशन की अपने पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं, ठीक है, कि उसको हम फ्रिक्वेंटली यूज कर सके। तो इसी वजह से बोला गया है कि वी हैव टू फोकस ऑन बायोटेक्नोलॉजी, ग्रोथ इन बायोटेक्नोलॉजी इज मस्ट। इतने केसेस डन। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेटा देख लो, ये लिखा है कितना रिसेंट बजट एलोकेशन हुआ है फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। टोटल है 16,628.12 करोड़, ये पूरा गया साइंस डिपार्टमेंट में। इसमें से जो 42% राइज देखने को मिला है वो दो सेक्टर्स में है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब फिर यूएस के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हो। इंडिया के जो पीएचडी होल्डर होते हैं इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी होगी, आपकी बायोटेक्नोलॉजी होगी, तो यूएस वाले उनको इंटरव्यू ऑफर करते हैं कि आपकी पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है, इफ़ यू वांट टू डू पोस्ट डॉक तो आपको यहाँ पे अच्छा ऑफर दे रहे हैं। फिर एक प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करनी होती है, टिकट भी वो खुद बुक करके देते हैं कि आप आ जाओ, अपना प्रेजेंटेशन दो, जो भी आपने पीएचडी में सीखा। अगर अच्छा लगता है उनको तो ईजिली रिक्रूट कर लेते हैं। ठीक है, और यूएस में देखा गया है अकॉर्डिंग टू सर्वे, अगर टोटल वहाँ पे 10 लोग पीएचडी कर रहे हैं तो हार्डली एक बच्चा वहाँ पे यूएस का होता है। ठीक है, मतलब इंडियंस ज़्यादा हैं कंट्रीब्यूशन। उसके बाद और भी आपके अरबिक कंट्रीज भी आ जाती हैं जिनको इंटरेस्ट होता है साइंटिफिक एंड रिसर्च में, चाइनीज़ भी होते हैं, एक के दुके आ जाते हैं। एनीवेज, उसके बाद नेशनल रिसर्च फंड, ये जो नेशनल रिसर्च फंड है इसमें पैसा डालती रहती है सरकार कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जा सके, मतलब जो साइंस ओरिएंटेड चीज़ें हैं उसके ऊपर फोकस किया जा सके। इसी का एक और पार्ट आया है, दैट इज़ द अनुसंधान, मतलब प्राइवेट सेक्टर को भी अभी इंक्लूड करने की ट्राई करी है। अब इसमें भी एलोकेशन चलती रहेगी जो कि हम पीपीपी के ऊपर फोकस करेंगे, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप।
चलो ये डाटा अच्छा था, इसको नोट कर लेना। ओके, नाउ कंट्रीब्यूशन बहुत कम है जीडीपी के अंदर अगर बायोटेक्नोलॉजी की देखें। आईटी सेक्टर के साथ हमने उसको कंपेयर कर लिया, और आईटी सेक्टर इवन बायो इन्फॉर्मेटिक्स आपने सुना होगा, मतलब उसमें आपकी केमिस्ट्री भी आ जाती है, बायोलॉजी भी आ जाती है, और साथ में कंप्यूटर साइंस भी आ जाता है। वो क्या क्या लैंग्वेजेस होती हैं, पाइथन हो गया, जावा हो गया, उसके साथ इंटीग्रेशन करी होती है। तो मतलब आईटी सेक्टर का यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरह से ये सारे ही फील्ड्स के अंदर मर्ज करके बैठा हुआ है, तो इसी वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है और एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा मिलेगी आपको इन केस ऑफ आईटी सेक्टर। नाउ इंडिया के विजन्स देखे गए हैं कि इंडिया के विजन्स क्या क्या हैं, ये मल्टीपल सोर्सेज से लिए हुए हैं। तो कर्तव्य काल, मतलब इंडिया खुद को मानता है कि हम कर्तव्य काल में हैं। कर्तव्य यानी कि वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्शन, उसके ऊपर हमें फोकस करना है। तो अगर किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो आप, तो पॉजिटिव तरीके से उसको एक्शन में भी लाओ, यानी कि इम्प्लीमेंट भी करो, टाइम आ चुका है। फिर हमारा फोकस आता है विकसित भारत एट 2047। उसके तहत पंचप्रण आपने एक टर्म पढ़ ली थी, याद है? पंचप्रण का ही एक इनिशिएटिव है विकसित, यानी कि हमें डेवलप नेशन बनना है बाय 2047, क्योंकि उस दिन हमारे 100 साल पूरे हो जाएंगे इंडिपेंडेंट हुए। उसके बाद आ जाता है एजेंडा 2030 फुल ऑफ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 17 गोल्स लिखे हैं इसके अंदर, आपके पास फ्री के 17 पॉइंट्स हैं, तो उनको याद कर लेना, तभी बोला है। उनको भी अचीव करना है, पर जब ईयर देखते हैं तो 2024 खत्म होने को है और हमारे टारगेट जो है वो हाफ भी अभी पूरे नहीं हुए। ठीक है, सो वो भी क्वेश्चन उठता है। देन यूनियन बजट आता है, उसमें बोला गया है 9 प्रायोरिटी एरियाज थे, याद है? कुछ कुछ क्लास हुई थी आपकी एक यूनियन बजट पे। 9 प्रायोरिटी एरियाज हैं, जिसमें से एक एरिया है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज पे। जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, हमने प्राइमरी से जंप किया था टर्शरी, और जो वो सेकेंडरी सेक्टर था मैन्युफैक्चरिंग वाला, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया। अब बोला जा रहा है कि हमें थोड़ी सी इसके ऊपर भी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है इन द मैन्युफैक्चरिंग। तो 9 प्रायोरिटी एरियाज में से एक प्रायोरिटी एरिया आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज का भी था। उसके बाद प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। अच्छा सुनो, ये एक बात बताओ मुझे, जो लैंड एरिया है, और एक तरफ लैंड एरिया है आपके पास, रिसोर्सेज हैं जो आपको नेचर ने दे रखे हैं, और दूसरी तरफ है प्रोडक्टिविटी, इन दोनों में से आप किस चीज़ को इंक्रीज कर सकते हो? प्रोडक्टिविटी, लैंड एरिया को तो नहीं करना चाहता कोई, वो तो नहीं हो पाएगा, जितना मिला है उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है हमें थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जैसे 2023 का ईयर देखें तो उसको बोला था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। अब जो मिलेट होते हैं आपके, रागी, मंडुआ की रोटी, वो सारी चीजें उसमें आ जाती है। वो ना अगर सॉइल ज्यादा फर्टाइल भी नहीं है तो उस पर भी ग्रो कर जाती है। इवन अगर पानी की भी ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है तो उसमें भी ग्रो कर जाएगी आराम से। तो इसी वजह से हमने 2023, मतलब यूएन ने डिक्लेयर करा था कि जो 2023 है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, ताकि हम कैसी क्रॉप्स के ऊपर फोकस कर सके जो, जिसको ज़्यादा ना तो पानी चाहिए ना ज़्यादा फर्टिलिटी की ज़रूरत है। ऑलरेडी हमारी जो लैंड्स हैं वो डिग्रेड हो चुकी हैं, तभी तो बोलते हैं फिर नेचुरल फार्मिंग पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि फर्टिलिटी ऑलरेडी लूज कर रही है। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो कि हमें ऐसी क्रॉप्स पे फोकस करने की ज़रूरत है जिसकी प्रोडक्टिविटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। क्या बायोटेक की हेल्प से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करी जा सकती है? यस, आराम से करी जा सकती है। अभी DMH11 पढ़ा, ग्रीन रेवोल्यूशन में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। हाई यील्डिंग सीड्स आप पढ़ते हो, तो सारा बायोटेक की वजह से तो था। तो फिर ऐसा क्या बीच में हुआ जिसकी वजह से हमारा पोटेंशियली रिड्यूस कर रहा है? तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। बीटी कॉटन हमने देखा था, कॉटन की खूब प्रोडक्शन करते हैं, इवन एक्सपोर्ट भी करते हैं बाकी कंट्रीज को। बांग्लादेश था पहले, आजकल तो वहाँ पे थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई है। तो एनीवेज, तो बीटी कॉटन ये भी किससे आया था? बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से आया था। हमने ऐसा बैक्टीरिया डाल दिया कि इसके ऊपर पिंक बॉलवॉर्म ही ना लगे। एक कीड़ा होता है, वो खराब कर देता है कॉटन को, पर हमने बायोटेक की हेल्प से एक बैक्टीरिया देखा जो कि पिंक बॉलवॉर्म को ही खत्म कर सकता है। तो बायोटेक की हेल्प से हमने ऐसी कॉटन प्रोड्यूस कर दी। फिर DMH11, ये तो वर्डिक्ट वाला केस आ गया। एडिबल ऑयल्स का आप मेंशन कर सकते हो। एडिबल ऑयल्स, आपका सरसों का तेल आ गया, देन आजकल ऑलिव ऑयल आप बोलते हो, पाम ऑयल बोलते हो। तो हमें सारा इंपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। इंडिया में भी प्रोड्यूस करते हैं, पर फॉरेन से क्यों इंपोर्ट करना पड़ रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और अपने पास लैंड एरिया इतना नहीं है कि हम इतने सारे एडिबल ऑयल्स के ऊपर फोकस कर सके। हमें वीट, जो भी ग्रेन्स होते हैं, उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ भी बोला गया है लैंड एरिया तो अब इंक्रीज नहीं कर सकते,
पर इसकी प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे सीड्स तो डेवलप कर सकते हैं बायोटेक की हेल्प से कि ये जो एडिबल ऑयल है इसकी रेजिलियंस भी इंक्रीज हो जाए, मतलब खराब भी ना हो क्रॉप और उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाए। तो इतने सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे बायोटेक इंप्रूवमेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये योजना से उठाए थे मैंने कुछ एक पॉइंट्स, तो इनको नोट कर लेना पक्का से, ये आपको न्यूज़पेपर के अंदर नहीं मिलेंगे, ये जो अभी पॉइंट्स हमने डिस्कस करे और कुछ एग्जाम्पल जो हमने पिछले केसेस पढ़े थे वहां से ऐड कर लिए। ओके, नाउ फंडिंग विंटर, बड़ी पॉपुलर टर्म है, आपने ग्रीन शूट सुना है कभी? क्या होता है ग्रीन शूट? ठीक है, और वैसे ही एक टर्म है दैट इज द फंडिंग विंटर। बोला जा रहा है कि जितने भी आपके प्राइवेट सेक्टर्स है ना, उनको थोड़ी सी फंड में प्रॉब्लम आ रही है। मतलब जब ये अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, इनको फंड एलोकेशंस नहीं हो पाती। इसमें से बायोटेक का भी खूब हिस्सा आता है। जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई स्टार्टअप शुरू करने की ट्राई कर रहा है तो उसको फंड एलोकेशन नहीं हो पा रही प्रॉपर तरीके से, दैट इज नोन एज फंडिंग विंटर। फंड यानी कि पैसा, विंटर, विंटर में क्या होता है, सुस्त नहीं पड़ जाते कि रजाई में बैठे रहें, तो वही वाली सिचुएशन यहाँ पे नए स्टार्टअप्स के साथ हो रखी है, दैट इज फंडिंग विंटर। डन। नाउ एरियाज ऑफ फोकस, ये आपने कुछ पढ़ी होंगी टर्मिनोलॉजीज, कहाँ कहाँ पे फोकस करना है। हाई वैल्यू बायो बेस्ड केमिकल्स, क्योंकि केमिकल ये जो रासायनिक वेस्ट बचता है ये सारा हम रिवर्स में डाल देते हैं, फिर यूट्रोफिकेशन वाली प्रॉब्लम आ जाती है, वो शैवाल सा नहीं बन जाता रिवर्स के ऊपर, फिर वो जो एक्वेटिक लाइफ है, फिर आपका एसडीजी आ जाता है कि पानी के नीचे जो लाइफ है उसको भी सेव करना है। तो बोलते हैं कि प्रोडक्ट ही ऐसी बनाओ जो बायो बेस्ड हो, क्योंकि जितनी भी बायो बेस्ड चीजें होती हैं, लिविंग बीइंग रिलेटेड चीजें होती हैं, वो डिग्रेड करने की टेंडेंसी रखती हैं। बायोप्लास्टिक आपने सुना होगा, बायोपॉलीमर सुने होंगे, यस, वो सारा बायोपॉलीमर के ही अंडर आ जाएगा। देन बायोपॉलीमर एंड एंजाइम्स, अब एंजाइम पता है ना आपको, नेचुरल कैटालिस्ट होते हैं, बॉडीज में भी प्रेजेंट होते हैं, लाइजो एंजाइम्स एंड ऑन, क्या क्या होते हैं पर्टिकुलर एग्जाम्पल एंजाइम्स का। पेप्सिन सुना होगा आपने कभी जिंदगी में, सुने हैं ये सारे, लाइपेज सुना होगा, सुने तो होंगे। वैसे ही एंजाइम बोला गया है इनका पॉजिटिव यूज करो, ह्यूमन बीइंग से तो नहीं निकालेंगे, पर जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनसे निकाल लेंगे। हाइड्रोलिटिक एंजाइम सुने होंगे आपने, सेल्स के अंदर होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, तो वो सारे एंजाइम। स्मार्ट प्रोटीन्स, आजकल फोकस किया जाता है कि ऐसी डाइट मिल जाती कि आपको खाना ना बनाना पड़ता, पर उससे नरिशमेंट पूरा मिल जाए। योगर्ट आप सुनते हो, अब जो योगर्ट होता है आपका पूरी तरह से आर्टिफिशियली बनाया जाता है, बैक्टीरिया की स्ट्रेन डाल देते हैं उसके अंदर खूब सारी, आपको प्रॉपर नरिशमेंट मिल जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है स्मार्ट प्रोटीन्स के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। फंक्शनल फूड इसी के अंदर आ जाएगा। फंक्शनल फूड भी वही होता है जो एकदम से इजीली अवेलेबल हो जाए आपके लिए, और आपको जो भी रिक्वायरमेंट होती है एटीपी की, एनर्जी की, वो सब एक ही टाइम पे मिल जाए। प्रिसीजन बायोथेराप्यूटिक्स, आपने देखा होगा कैप्सूल्स वगैरह होते हैं आपके, जो पॉलीमर्स की लेयर होती है, ऑल्दो वैसे तो वो बॉडी के अंदर डिग्रेड कर जाते हैं, पर अगर लंबे समय तक देखें तो वो बॉडी को इम्पैक्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे भी बोला गया है थोड़ा सा बायोलॉजी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। देन क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज हो रहा है सडनली, है ना, तो जसकरण बताएगा कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। हाँ जी, वंशज 13, याद रखना इसको। तो अब क्लाइमेट चेंज बहुत फास्ट तरीके से हो रहा है, बहुत रैपिड स्पीड पे हो रहा है, तो वी हैव टू फोकस कि एग्रीकल्चर में क्रॉप्स ही ऐसी हों अपने पास जो रेजिलियंट हो, जिसपे क्लाइमेट का ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, एंड जो अभी सिचुएशन है उसी में वो ग्रो कर सके। फिर आता है कार्बन कैप्चर, बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है आपके एनवायरनमेंट के अंदर, उसको कैप्चरिंग की हम बहुत सारी टेक्निक्स लेके आते हैं। जैसे आपने सिक्वेस्ट्रेशन सुना होगा, जिसमें क्या किया जाता है, एक पाइप लगाई जाती है ज़मीन के अंदर और कार्बन को कैप्चर किया जाता है और ज़मीन में हम स्टोर कर देते हैं, क्योंकि अर्थ जो है वो भी कार्बन सिंक की तरह एक्ट कर रही है। वैसे आपके समंदर हैं, ओशन है, महासागर हैं, ये सारे कार्बन सिंक की तरह एक्ट कर रहे हैं। फिर बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पेड़ लगाओ, क्यों लगाओ, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो आपके प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन कैप्चर करना है हमें, यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं उसकी पॉजिटिव तरीके से, वो भी एक फोकस एरिया है। देन मरीन एंड स्पेस रिसर्च, रिसेंट हमने एग्जाम्पल देखा था रूमी 11 वाला, जो रॉकेट लॉन्च करा था, क्यूब एंड पीको सैटेलाइट्स जिसके थ्रू लॉन्च करी गई। तो वहां पे क्या फोकस रखा था, एक तो डाटा तो करना है अटेन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, दूसरा फोकस रखा कि स्पेस डेब्री ना बने कल को, स्पेस के अंदर भी तो कचरा इकट्ठा हो रहा है, तो उसके ऊपर भी फोकस रखा। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी हमें चीजें देखनी है। इतना क्लियर? नाउ ये जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको याद रखना। गरीबी से शुरू होता है ये आपका SDG 17,
ठीक है, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं सभी को डेली के एटलीस्ट 2 तो याद ही करने हैं। पहला तो नो पॉवर्टी है कि पूरी गरीबी को खत्म करना है, और अगर गरीबी खत्म होएगी तभी तो जाके फूड पे फोकस करेंगे, जीरो हंगर, सो ऑन। इसमें से अभी जो आपने आर्टिकल पढ़ा है, एक तो बायोटेक से रिलेटेड जो हमने पढ़ा, इसमें क्लाइमेट एक्शन की बात करी, और किस किस के ऊपर बात करी? यस, लाइफ बिलो वाटर आ गया आपका, SDG 11। और क्या पढ़ा? फूड से रिलेटेड पढ़ा कुछ? थर्ड आ जाएगा, यस, गुड हेल्थ एंड वेलबींग और बायोथेराप्यूटिक्स। और 12 आ जाएगा आपका, दैट इज रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। 6th रिन्यूएबल एनर्जी आ जाए, सॉरी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन आ जाएगा। 9th भी आ जाएगा, इनोवेशन के ऊपर फोकस किया। 17 आ जाएगा, यस, पार्टनरशिप करो। और ओवरऑल सारे देख रहे हो आप, तो ट्राई करना। आपका 8th आ जाएगा, यस, GDP में बोला कि फोकस होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, तो ये भी आ जाएगा। 7 आ जाएगा आपका, क्लीन एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये सारे आ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इन सभी को आप यूज कर सकते हो आप अपने आंसर्स के अंदर। डन, चले आगे। यस, ऑनलाइन, ठीक है, ठीक है, गुड। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है? तो पहले तो वही चीज आ गई कि 1986 से देखें अगर अपनी जर्नी इंडिया के अंदर 2024 तक की, तो हमें वैक्सीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। वैक्सीन फैक्ट्री, नीड फॉर बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर, क्यों जरूरत है? हमने सारे फीचर्स देख लिए, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिए। लैगिंग इन IT रेवोल्यूशन, बायोटेक के साथ IT को अभी मर्ज करने की जरूरत है, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। इंपोर्ट डिपेंडेंस, जैसे हमने एग्जांपल देख लिया API वाला, एडिटोरियल में नहीं था वो मेंशन, मैंने खुद बताया आपको, तो वो आप वैल्यू एडिशन में ऐड कर सकते हो अपना API, क्योंकि चाइना से पूरा का पूरा इंपोर्ट है। कल को इंपोर्ट ही बंद हो जाए, दवाइयां तो बननी बंद हो जाएंगी। इस टाइम पे तो उनको फायदा हो रहा है खूब ज्यादा, तो उस वजह से हम इंपोर्ट कर रहे हैं पूरे पॉजिटिव तरीके से, और वो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमें। हाँ जी, नहीं, फिलहाल तो 90% जो इंपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली फ्रॉम चाइना, सारी सारी। यस, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है। वो तो ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है ना, जहाँ पे अवेलेबल है चीज़ें। कोल गैसिफिकेशन भी वो कर रहे हैं, वो उसका भी सेव कर लेते हैं, जो भी बाय प्रोडक्ट आते हैं सब सेव करते हैं वो। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड थोड़े ज़्यादा है इंडिया, इंडिया वहीं लैग कर रही है। एंड उसके बाद फंडिंग रिक्वायरमेंट एंड प्राइवेट पार्टनरशिप, अगर एक्सपेडाइट किसी प्रोसेस को क्विक करना है तो वहाँ पे प्राइवेट को भी थोड़ा मर्ज कर लो, थोड़ा वो फोकस रखते हैं कि प्रॉफिट ज़्यादा आएगा अगर जितना जल्दी काम होगा। लेस फोकस ऑन फॉसिल्स, इवन हमारा फोकस है कि फॉसिल फ्यूल से भी डिपेंडेंसी खत्म करनी है। और जब इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है अराउंड 40% वो किसके ऊपर है? फॉसिल फ्यूल्स पे। फिर उसके बाद आपके सारे आते हैं ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर की हेल्प से, तो वो सारी चीज़ें, तो अभी भी कोल के ऊपर हमारी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है। देन एनवायरमेंटल कंसर्न्स आ जाते हैं, क्लाइमेट चेंज आपने पढ़ा, लाइफ बिलो वाटर आपने पढ़ी, इवन लाइफ ऑन लैंड, फूड आ गया, वो सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनका भी एक कंसर्न देखने को मिलता है। तो वी हैव टू फोकस कि हमारे पास बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हो, जिसमें भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, वो मिट्टी में गल जाती है चीज़ आराम से, तो ये सारे आ जाएंगे। नाउ वे फॉरवर्ड, PP मॉडल पे फोकस करने की ज़रूरत है, प्राइवेट सेक्टर के साथ इमर्जेंस करने की ज़रूरत है। और क्या मेंशन कर सकते हो? मैंने आपको एक नेशनल रिसर्च फंड बोला, उसकी बेटर यूटिलाइजेशन, प्रॉपर उसका ऑडिट हो कि कहाँ पे कितनी एलोकेशन करी गई, किस यूनिवर्सिटी किस कॉलेज को कितना पैसा दिया गया, बीच से कहीं गायब तो नहीं हुआ। स्कॉलरशिप अगर बच्चों की जानी थी तो उसके ऊपर फोकस किया जाए, तो उसके लिए प्रॉपर ऑडिट्स कंडक्ट करवाए जाए। तो ये सारी चीज़ें, इवन बायो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है, हब्स बनाए जा रहे हैं, इसके लिए अलग से भी चला है एक अलग से मिशन चल रखा है, दैट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, इंडिया ने वो स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन नोट कर लो जिसको आप प्रैक्टिस करोगे, ऑनलाइन आप भी नोट करो।